स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर पार्ट 2। क्रॉसिंग ओवर पार्ट 1 में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था। एक तो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन क्या थी, इसमें हमने बताया था कि जो म्यूचुअल जो एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट किसके बीच में? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। और ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये किसकी हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड टू होमोलोगस क्रोमोसोम, टू होमोलोगस क्रोमोसोम। तो उसको हमने डेफिनेशन के रूप में बताया था। दूसरा इसका जो पॉइंट था वो था मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो मैकेनिज्म में इसके तीन स्टेप हमने डिस्कस किए थे। साइनेप्सिस जिसमें बाइवेलेंट स्टेज बनती थी। ये जो लेप्टोटीन क्रोमोसोम जो शो करते हैं, और वो जाइगोटीन स्टेज के ऊपर ये पेयर बनाता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। दूसरा जो हमारा जो स्टेप था वो था टेट्राड फॉर्मेशन। क्या था? टेट्राड फॉर्मेशन। और टेट्राड फॉर्मेशन में हमने क्या पाया कि जो पेयर, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या ईच पेयर ऑफ जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनकी जो ईच पेयर ऑफ क्रोमेटिड को, इसको ईच पेयर ऑफ क्रोमेटिड स्प्लिट हो गई थी। तो कितनी बन गई थी? 4 पेयर ऑफ क्रोमेटिड। तो जिससे क्या बन गया था? टेट्राड। और लास्ट में फिर क्या हो गया था? क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ था, और न्यू रिकॉम्बिनेशन यानी कि न्यू रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल टाइप बने थे। जिन क्रोमेटिड्स ने क्रॉसिंग ओवर में भाग लिया था वो तो थे क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड, और जिन क्रोमेटिड ने क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लिया था वे थे नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स। तो ये थे हमारे कल के लेक्चर के, जो मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट समझाने की बात बताई है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, क्रॉसिंग ओवर पार्ट 2। उसमें क्या बचता है हमारा? 3 टॉपिक थे। एक तो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दूसरा था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, और तीसरा है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये 3 जो पार्ट बचे हुए थे जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर 3 किस्म का है। नंबर 1 सिंगल क्रॉसिंग ओवर। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? व्हेन क्रॉसिंग ओवर takes place between non-sister chromatids,
chromatids underline at one point, तो एक ही पॉइंट पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। ठीक। दूसरा है हमारा डबल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर। अब आप समझ गए होंगे डबल क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन। अगर दो पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसको हम डबल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। तो डबल क्रॉसिंग ओवर की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या हो जाएगी, देखें, व्हेन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एट टू पॉइंट, अगर दो पॉइंट के ऊपर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसको हम डबल क्रॉसिंग ओवर का नाम देंगे। अब हमारा जो तीसरा है वो हम मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में मोर देन टू या मैनी पॉइंट पर क्या हो, क्रॉसिंग ओवर। तो इसकी डेफिनेशन, व्हेन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, when crossing over takes place between non-sister chromatid at many points, कई पॉइंट्स पर, then it is called multiple crossing over, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। अगर एक जगह पे क्रॉसिंग ओवर होती है तो सिंगल, दो पॉइंट पर होती है तो डबल, और भाई दो से ज़्यादा कई पॉइंट्स पर अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो वो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहलाएगी। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इससे ये बात स्पष्ट होती है, जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी उतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी आएगी, उतने ज़्यादा न्यू रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। सिंगल क्रॉसिंग ओवर होगा थोड़ी वेरिएबिलिटी आएगी, और ज़्यादा डबल या मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर होगा तो ज़्यादा वेरिएबिलिटी या डिफरेंसनेस वो आएगी। तो ये था टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब हम करते हैं अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। दूसरा है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ये थ्योरी के लिए भी और कहीं से छोटा मोटा वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है। तो फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे मैं फर्स्ट लेता हूँ डिस्टेंस। मैं क्या लूँ, डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज़्यादा होगा। तो लिख देते हैं क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आपने देखा था लिंकेज के अंदर जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता था उतना लिंकेज कम होता था, लेकिन अब जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ेगा। तो CO मतलब क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मीन्स if distance increases then crossing over also increases. You can say if crossing over increases distance increases, तो and vice versa।
दूसरा है एज। दूसरा क्या फैक्टर है? एज। क्रॉसिंग ओवर डिक्रीजेज, क्रॉसिंग ओवर डिक्रीजेज विद एज। एज के साथ क्रॉसिंग ओवर क्या होता चला जाता है? घटता चला जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर कम होता चला जाएगा। तीसरा सेक्स। तीसरा क्या है? सेक्स। सेक्स में जनरली मेल शो लिटल क्रॉसिंग ओवर, मेल शो लिटल क्रॉसिंग ओवर while female show maximum crossing over, maximum crossing over। जो मेल है वो कम क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं और जो फीमेल है वो ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं। अगला है हमारा एक्सरे। X-rays. X-rays increase the frequency of crossing over। यानी कि जितना ज़्यादा एक्सरे के एक्सपोजर में हम आएंगे उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्रॉसिंग ओवर की और वेरिएशन आने के उतने ही चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगला है, अगर हम बात करें टेम्परेचर की, किसकी बात करें? टेम्परेचर की। तो क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लाइक डिस्टेंस। क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका अर्थ है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज then crossing over also increases and vice versa, means if temperature decreases then frequency या rate of crossing over also decreases। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। अगर हम और दूसरे फैक्टर्स की बात करें, जैसे हम हेट्रोक्रोमेटिन लेते हैं कई बार, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन आपने पढ़े होंगे, 10th में भी थे, 9th क्लास में भी थे और ये 11th क्लास में भी थे। तो अगला जो हमारा फैक्टर था हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, तो ये 9th में, 10th में, 11th में तीनों जगह आया था। एक फंक्शनल क्रोमेटिन होती है उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं, एक नॉन फंक्शनल जो फोल्डेड जो क्रोमेटिन होती है उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, नॉन फंक्शनल जो क्रोमेटिन है उसको हम क्या कह रहे हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। अगर हेट्रोक्रोमेटिन होगा तो जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? कम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू, ये कौन सा फैक्टर हमारा? छठा हो जाएगा, ये आज तक हमने किया था। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन क्रॉसिंग ओवर डिक्रीजेज, क्रॉसिंग ओवर डिक्रीजेज। यानी कि जितना हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाएगा उतना ही जो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हैं वो कम होते चले जाएंगे। सर्टेन केमिकल्स, अगर हम बात करें केमिकल्स या इनहिबिटर्स या टॉक्सिन्स, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस या कुछ इनहिबिटर्स या कुछ केमिकल्स अगर प्रेजेंट हैं तो फिर आप समझ गए होंगे वे क्रॉसिंग ओवर को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। These chemicals also
also reduce the chances of क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि ये जो केमिकल हैं ये क्रॉसिंग ओवर में एक इनहिबिटरी रोल दिखाएंगे, जिससे क्रॉसिंग ओवर कम होगा। चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर को क्या कर देंगे, ये रिड्यूस कर देंगे। तो ये हमारे 6-7 क्या थे, फैक्टर्स थे जो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करते हैं, क्रॉसिंग ओवर को। इनमें से कुछ फैक्टर तो ऐसे थे जो क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाने लग रहे हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो क्रॉसिंग ओवर को क्या करने लग रहे हैं, रिड्यूस। तो ये थे वे फैक्टर जिनके ऊपर क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है। अब इसका जो तीसरा पार्ट बचता है क्रॉसिंग ओवर का, वो कौन सा है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर की इम्पोर्टेंस से हम 4 बातें मुख्य रूप से सीखते हैं। तो अगला हमारा इसी का पार्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी इम्पोर्टेंस। नंबर ए, क्रॉसिंग ओवर की इम्पोर्टेंस नंबर ए, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, हेल्प in formation of recombination, जो रिकॉम्बिनेशन जो रिकम्बाइंड होके जो बनते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर म्यूचुअल एक्सचेंज होने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर का बड़ा रोल है। दूसरा, इंक्रीज वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबिलिटी है उसको भी क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर बढ़ाता है। क्रॉसिंग ओवर ये प्रूव करता है कि जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्रॉसिंग ओवर प्रूव दैट genes are present. Crossing over prove that genes are present on chromosome in linear sequence. बड़ी बात, क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली ये बात प्रूव करता है कि जो क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। और जो फोर्थ बात क्या बताता है, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मीन्स मोर is the distance between linked gene. Crossing over is directly proportional to distance, means more is the distance between linked gene, less, या ऐसे कर लो, more will be the chances of क्रॉसिंग ओवर। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा लिंक्ड जीन के बीच में, उतना ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इससे पहले हमने किया फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, उससे पहले हमने किया टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, उससे पहले हमने किया डायग्रामेटिकली मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और उससे पहले हमारा टॉपिक था डेफिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रॉसिंग ओवर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताने की कोशिश की है। अब हमारा अगला टॉपिक है लिंकेज में। अगला कौन सा टॉपिक है, लिंकेज में।
अब इस लिंकेज मैप के कई नाम हैं, LINKG लिंकेज मैप कहो, इसको जेनेटिक मैप कहो, या इसको क्रोमोसोमल मैप कहो, एक ही बात है। लिंकेज मैप, जेनेटिक मैप या क्रोमोसोम मैप या जीन मैप भी इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीन मैप। तो ये कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले लिंकेज मैप के ऊपर जो काम किया था TH मॉर्गन का जो ब्रिलियंट स्टूडेंट था स्टूटवेंट, इन 1911 के अंदर इसके ऊपर काम किया था स्टूटवेंट ने, ड्रोसोफिला के जो 2 क्रोमोसोम हैं उनके ऊपर फिर ये कंसेप्ट दिया था। देखो जो लिंकेज मैप है या जो जीन मैप है वो रोड मैप की तरह है। जैसे रोड मैप हमें डिफरेंट स्टेशंस को और स्टेशंस के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसको बताता है, भाई ये जगह यहाँ पर है और इन जगह के बीच में इतना डिस्टेंस है। उसी प्रकार ये जो लिंकेज मैप है ये जो क्रोमोसोम के ऊपर जो लीनियर सीक्वेंस में जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन को बताता है और उनके जो बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसको बताता है। तो अगर हम इस मैप को जीन की जो रिलेटिव डिस्टेंस या जो उनकी जो पोजीशन है अगर उसको हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या कहलाएगा? लिंकेज मैप या जीन मैप या व्हाटएवर में भी, क्रोमोसोमल मैप या जेनेटिक मैप। द linear graphical representation of the linear graphical representation of the linear graphical representation of क्या linear linked gene in क्रोमोसोम क्या कहता है? द लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्ड जीन इन क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव पोजीशन एंड और कर लो डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव पोजीशन और डिस्टेंस। देखो ध्यान से, लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि लीनियर तरीके से ग्राफ के रूप में हमें लिंक्ड जीन को रिप्रेजेंट करना है। किसके अकॉर्डिंग? उनके रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग या उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो उसको हम क्या कहेंगे? लिंकेज मैप। द लिंकेज मैप इज बेस्ड अपॉन नंबर 1, बेस्ड 2 बातों के ऊपर, बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, लिंक्ड जीन आर प्रेजेंट इन लीनियर सीक्वेंस। लिंक्ड जीन आर प्रेजेंट इन लीनियर सीक्वेंस इन क्रोमोसोम। एक तो इस बात के ऊपर कि जो ये लिंक्ड जीन है क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, the distance between linked gene is helpful
to determine frequency of crossing over, देखो दो बातें हैं जिनको आधार बना के जो लिंकेज मैप है उसका कंसेप्ट दिया गया। एक तो क्या है, एक तो ये बात है कि जो लिंक्ड जीन होते हैं क्रोमोसोम के अंदर वो लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, तो लिंकेज मैप बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, अगर हमें लिंक्ड जीन के बीच में अगर डिस्टेंस का पता लग जाता है तो उस डिस्टेंस के पता लगने से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर का भी क्या लगा लेते हैं, पता। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, कम। द फर्स्ट linkage map was prepared by स्टूटवेंट, ये टी.एच. मॉर्गन का स्टूडेंट था, स्टूटवेंट इन 1911 ऑफ 2 क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला के 2 क्रोमोसोम को लेकर सबसे पहले जो लिंकेज मैप बनाया था स्टूटवेंट ने इन 1911 में, एंड इन 1913 में फिर इसने चारों के चारों क्रोमोसोम का लिंकेज मैप बना दिया था। इन 1930 ऑल 4 क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। सबसे पहले तो इसने 1911 में लिंकेज मैप बना था फर्स्ट 2 क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, लेकिन इन 1913 में 2 साल के बाद स्टूटवेंट ने चारों के चारों जो क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला के उसका सभी का क्या बनाया था, लिंकेज मैप। ठीक है, तो ये स्टूटवेंट ने सबसे पहले ड्रोसोफिला के अंदर बना था। अब इसमें खास बात देखने की ये है कि जो लिंकेज मैप है, जो लिंकेज मैप इज डायरेक्टली used in detecting frequency of crossing over, कितना क्रॉसिंग ओवर हुआ है, कितना लिंकेज मैप बना है, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। अगर देखो ध्यान से, इफ 1% क्रॉसिंग ओवर, अगर फ्रीक्वेंसी 1% है, इफ 1% क्रॉसिंग ओवर है तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 मैप यूनिट कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, 1 मैप। अगर 1% क्रॉसिंग ओवर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर 1% है तो वो क्या हो जाएगी, वो 1 मैप यूनिट मानी जाएगी। ठीक है, 1 मैप। अगर हम ये उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमॉर्गन से। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमॉर्गन मतलब ये M कैपिटल, C छोटा, M बड़ा, सेंटीमॉर्गन। थोड़ी सी बात ध्यान देने योग्य है, अगर 1% क्रॉसिंग ओवर हुई है तो इसका मतलब वो 1 मैप यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और 1% क्रॉसिंग ओवर 1 मैप यूनिट को अगर रिप्रेजेंट करता है तो वो कैसे शो होता है, 1 सेंटीमॉर्गन से। तो सेंटीमॉर्गन, मॉर्गन जो स्टूटवेंट के जो
जो गुरु थे वो उसके नाम पे वो यूनिट को दिया, तो cm, छोटा सी बड़ा m, सेंटीमीटर। इफ 10% क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रॉसिंग ओवर 10% है तो 10 मैप यूनिट मानी जाएंगी। कितनी? 10 मैप यूनिट। उसको डेसीमोर्गन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक डेसीमोर्गन। एक डेसीमोर्गन का मतलब है स्मॉल डी कैपिटल एम। डी मतलब डेसी, एम मतलब मोर्गन। अगर 100% क्रॉसिंग ओवर हुई है, कितनी? 100% अगर क्रॉसिंग ओवर हुई है तो उसको कितनी? 100 मैप यूनिट मानी जाएंगी और उसको एक मोर्गन के रूप में जाना जाएगा, और इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा? कैपिटल एम, 1 मोर्गन। और 100 मैप यूनिट, तो 1% क्रॉसिंग ओवर 1 मैप यूनिट, 10% क्रॉसिंग ओवर 10 मैप यूनिट, 100% क्रॉसिंग ओवर 100 मैप यूनिट। और 1% अगर क्रॉसिंग ओवर है तो 1 सेंटीमोर्गन, 10% है तो 1 डेसीमोर्गन, 100% है तो 1 मोर्गन ओनली। तो इस तरीके से क्या बनाया गया? लिंकेज मैप। इसको एक आप छोटे से एग्जांपल से थोड़ा सा और बेहतर समझ सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे? देखो, मान लीजिए क्रोमोसोम है, देखो कैसे, इससे हम कैसे रिलेटिव डिस्टेंस या पोजीशन पता लगाते हैं। मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्या है? क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और इस पूरे क्रोमोसोम की जो लेंथ है, अगर हम थोड़ा सा देखें, ये कि मान लीजिए, वैसे हम मान रहे हैं समझाने के लिए, आपको बताने लग रहे हैं कि ये 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जीन है, ये जीन है ए, ये जीन है बी, ये जीन है सी, और ये जो जीन है ये डी, और ये जो जीन है ई है। तो इसके ऊपर ये लीनियर सीक्वेंस में क्या प्रेजेंट है? जीन। तो टोटल क्रोमोसोम है, इस जीन से लेके ए जीन से लेके ई जीन तक उनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी बताई मैंने? 18 सेंटीमीटर। अगर बी, ए और बी के बीच में अगर 2 सेंटीमीटर हो, और सी और डी के बीच में 8 सेंटीमीटर हो, और डी और ई के बीच में अगर 5 सेंटीमीटर हो, तो आप ये अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, हमने ये पूरा क्रोमोसोम है, उसके ऊपर मैंने ए बी सी डी ई अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पर जीन दिखाए हैं। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 सेंटीमीटर। और सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 8 सेंटीमीटर। और डी और ई के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3 सेंटीमीटर। और जो ए और ई के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 18 सेंटीमीटर, जो मैंने ये आपको ऐसे दिखाया है। तो आप मेरे को क्या ये नहीं बता सकते कि बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, या सी और ई के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, या बी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? बस यही तो है क्या? जीन मैप, जो क्या बताएगा? रिलेटिव डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ वेरियस
जीन इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो डिफरेंट जो जीन हैं उनकी जो पोजीशन है, उनका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस पता लगाएगा। वो कौन लगाएगा वो पता? लिंकेज मैप। कौन लगाएगा वो पता? जेनेटिक मैप या क्रोमोसोम मैप। तो हम एक जीन और दूसरे जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, फिर दूसरे से 5वें जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो कहने का मतलब है जीन के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है या जो उनकी जो पोजीशन है, उस पूरे का हम क्या पता लगा लेते हैं एग्जैक्ट कि इतने डिस्टेंस पे वो जीन है और उन दो जीन के बीच में इतनी दूरी है, पहले और लास्ट वाले जीन के बीच में इतना डिस्टेंस है। तो ये जो जेनेटिक मैप है या जो जीन मैप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टू फाइंड आउट रिलेटिव डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ वेरियस जीन इन क्रोमोसोम। तो ये था हमारा लिंकेज मैप और जीन मैप। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लिंकेज मैप, इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज मैप भी लिखनी है। 3 इंपॉर्टेंस और छांट के आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है। एक तो मैंने ये मुख्य तौर पर आपको ये बात समझाई है, इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंस लिंकेज मैप की आपको लिखनी, और ये सारे का सारा एज इट इज जो मैंने ये बनाया है आप ये एज इट इज बनाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था लिंकेज मैप एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म।